अगर निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो किसी भी संस्था के वित्तीय विवरण केवल समंकों के समूह मात्र से प्रतीत होते हैं। वो मात्र इतना बतलाते हैं, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो संपत्ति और दायित्वों में किसी वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ, और अगर हम लाभ हानि खाते की बात करें तो किसी वर्ष में व्यवसाय ने जो भी क्रियाकलाप किए, ऑपरेशंस किए, उनके कारण लाभ या अथवा हानि कितना अर्जित किया गया। परंतु इनका आशय और महत्व उस समय तक ज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि इनके उपयोगकर्ता, जो मुख्यतः खुद प्रबंधक, बाहरी ऋणदाता और विनियोजक होते हैं, अपने उद्देश्य के लिए इनका विश्लेषण या एवं व्याख्या ना कर ले, क्योंकि विश्लेषण और व्याख्या के बिना आने वाले समय के लिए वो सही निर्णय नहीं ले पाते। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक संस्था की स्थिति एवं निष्पादन की उत्तम जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरण के विभिन्न घटकों के मध्य संबंध का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि विश्लेषक को सूचना का चयन, संबंध का स्थापन और मूल्यांकन आदि प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका एक सबसे प्रमुख उद्देश्य व्यवसायिक संस्था के चिट्ठे से उसकी शोधन क्षमता ज्ञात करना, आय विवरण से लाभदायकता अथवा प्रक्रियाओं की कुशलता निर्धारित करना तथा समान स्थिति वाली संस्थाओं की तुलना में वित्तीय शक्ति का मूल्यांकन करना होता है। इसी क्रम में आज हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की उपलब्ध तकनीकों में से समानाकार वित्तीय विवरण की तकनीक पर कुछ बात करेंगे। वित्तीय विवरण का विश्लेषण क्षैतिज या गतिशील हो सकता है, लंबवत या स्थिर हो सकता है, यह आंतरिक हो सकता है, यह बाह्य हो सकता है। तो वित्तीय विवरण के इस प्रकार में से किसी भी प्रकार का विश्लेषण किया जा सकता है। जहाँ तक हम वित्तीय विवरण की तकनीक की बात करें तो यह आपके सामने प्रदर्शित है। इसमें तुलनात्मक वित्तीय विवरण यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कि अनेक वर्षों से संबंधित लेखांकन समंकों की व्यक्तिगत मदों में परिवर्तन हो, चाहे वो निरपेक्ष हो चाहे वो सापेक्ष हो, दोनों को सम्मिलित करते हुए संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में तुलनात्मक वित्तीय विवरण एक क्षैतिज विश्लेषण वाला विवरण पत्र है, जिसमें एक ही कंपनी के कई वर्षों का में होने वाले परिवर्तनों की गणना की जाती है। दूसरा विश्लेषण का तरीका या तकनीक है समानाकार वित्तीय विवरण, यानी कि कंपैरेटिव के बाद में दूसरा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण ऐसा जो वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दर्शाते हैं समानाकार विवरण कहलाते हैं। इसमें अगर हम चिट्ठे की बात करें तो या आय विवरण की बात करें तो चिट्ठे एवं आय विवरण के आंकड़ों को विश्लेषणात्मक प्रतिशतों के रूप में अनुपात में दर्शाया जाता है, तो तुलना के लिए सर्वनिष्ठ आधार तैयार हो जाता है, कॉमन बेस तैयार हो जाता है। इस प्रकार से तैयार किए गए विवरणों को समानाकार वित्तीय विवरणों के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार के विवरणों को 100% विवरण भी इसीलिए कहते हैं। मुख्यतः लंबवत विश्लेषणों में इसका प्रयोग होता है, और लंबवत विश्लेषणों में इसका प्रयोग से आशय अंतर कंपनी तुलना और कंपनी एवं संबंधित उद्योग की तुलना में किया जाना हो तो समानाकार वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम प्रवृत्ति विश्लेषण की बात करें तो एक निश्चित अवधि या अध्ययन की प्रारंभिक अवधि की तुलना में क्रमिक वर्षों में आने वाले वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन के रुख के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने की विधि को हम प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं, जिसमें कि प्रवृत्ति प्रतिशत भी ज्ञात किए जाते हैं कि गत वर्षों की तुलना में किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम के बढ़ने की प्रवृत्ति है या घटने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति प्रतिशत अथवा प्रवृत्ति अनुपातों से
अथवा बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन से ये ज्ञात किया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं अनुपात विश्लेषण, जिसमें कि उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के अनुपातों की गणना की जाती है। अनुपात विश्लेषण में मुख्यतः मदें और मदों के समूहों के मध्य किस प्रकार का संबंध है, वो संबंध स्थापित कर आवश्यक निर्णय लेने के लिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है उन रेशियोज का। इसी प्रकार से अगला देख रहे हैं कोष प्रवाह विश्लेषण। फंड फ्लो एनालिसिस में व्यवसाय के क्रियाकलापों से कोषों में क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसमें हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची भी बनाते हैं और कुल मिला के कोषों में परिवर्तन कितना हुआ ये भी ज्ञात करते हैं। अगली तकनीक आप देख रहे हैं रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। व्यवसाय के क्रियाकलापों का रोकड़ पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात का विश्लेषण रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के मार्फत किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में भी रोकड़ प्रवाह से संबंधित विशेष बातें उल्लिखित हैं, उन बातों को ध्यान में रख के ये रोकड़ प्रवाह विश्लेषण किया जाता है। अंतिम आप देख रहे हैं सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ऐसा बिंदु जहां पर लाभ और हानि शून्य हो जाए, अर्थात कि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल सेल्स के इक्विवेलेंट हो जाए, ऐसा पॉइंट बीईपी पॉइंट कहलाया जाता है। यानी कि ये वास्तव में स्थायी लागतों और परिवर्तनशील लागतों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। स्थायी लागतों की एक रिकवरी के पश्चात वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए विक्रय मूल्य क्या रखा जाए, लाभ की मात्रा क्या रखी जाए, आदि निर्णय इस विश्लेषण के आधार पर लिए जा सकते हैं। समानाकार वित्तीय विवरण दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम ट्रेडिशनली चिट्ठा बनाते हैं तो समानाकार चिट्ठा यहाँ पे बनाया जाएगा, और P&L अकाउंट हम बनाते आए हैं तो उसी के आधार पर हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर हम बना लेंगे। समानाकार चिट्ठा या कॉमन साइज बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो कुल संपत्तियों के योग तथा कुल दायित्वों के योग को 100 मानकर इनसे तुलना करने के लिए अन्य मदों के कितने प्रतिशत हैं उनको प्रतिशत में परिवर्तित कर देते हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए ये मदें ज्ञात हो जाती हैं। इसे हम इस प्रकार से हम समानाकार, अगर वो चिट्ठे की मदें हैं तो चिट्ठा बना सकते हैं, और समानाकार लाभ हानि खाते को बनाते समय नेट सेल्स शुद्ध विक्रय को 100 मानते हुए अन्य सारी मदों को प्रतिशत के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, ये जानने के लिए कि लागत या व्यय की प्रत्येक व्यक्तिगत मद द्वारा कितना अवशोषण कर लिया गया है। यह आपके सामने समानाकार बैलेंस शीट बनाई हुई है, जिसमें इसको भी हमने जो बनाया है वो टी फॉर्म की तरीके से ही बनाया है। एसेट्स को एक साथ ले लिया है और लायबिलिटीज को दूसरी स्लाइड में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको एक पिंकिश और रेडिश कलर का कॉलम दिख रहा है 2019 का, आगे फिर दिख रहा है एक उसी कलर का कॉलम। ये पहला वाला मूल मूल्यों को जो चिट्ठों से लिए गए हैं वो प्रदर्शित हैं, और दूसरा वाला कॉलम है जिसमें कि हमने विश्लेषण किया हुआ है। ये सब जो लास्ट के तीनों कॉलम आपके सामने ये प्रतिशत में व्यक्त हैं। कुछ गणनाएं यहाँ पे आपको प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रही हैं ताकि हम समझ सके गणना कैसे की जाती है। तो 2019 का जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उस समय 2020 और 21 की मदों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ तुलनात्मक में 2 वर्षों की बिना तुलना नहीं की जा सकती। इसमें हम लंबवत एनालिसिस करते हैं। तो इस साइड की एसेट साइड की सबसे अधिकतम मूल्य यहाँ पे आपको दिख रहा है। टोटल एसेट नीचे 2019 के लिए 15,000, इसको हमने सर्वप्रथम मान लिया 2019 के कॉमन साइज परसेंटेज में। नीचे आप देखें तो ये 100% है, यानी 15,000 को अगर हमने 100% मान लिया है तो इसके विभिन्न अन्य मदों के प्रतिशत इस 15,000 की तुलना में कितने प्रतिशत होंगे, ये ज्ञात ऊपर वाले सारे वैल्यूज़ के लिए हमें करना है। इंडिविजुअल वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको कैश
डेटर्स और स्टॉक के अमाउंट नहीं है, इसलिए विश्लेषण नहीं है। परंतु इन तीनों का योग आपके सामने प्रदर्शित है CA के नाम से, जो 2019 में, केवल हम 2019 के कॉलम को देख रहे हैं, दोनों कॉलम्स को, तो जो 4500 था वो उस वर्ष की, पिछले वर्ष की टोटल एसेट्स 15,000 की तुलना में 30% है। 4500 में 15,000 का भाग दे दें, 4,500 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100, इट विल कम टू 30%। इसका मतलब करंट एसेट्स टोटल एसेट्स की इस व्यवसाय में गत वर्ष में 30% थी। इसी प्रकार से फिक्स एसेट्स जो 7,500 है, 15,000 का वो 50% थी। इसी प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट थे वो थे, आप 2019 के कॉलम में देखें तो 3,000 रुपये, अंतिम दो वैल्यूज को देख रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट 3,000, जो 15,000 की तुलना में देखें तो फिर वापस कॉमन साइज परसेंटेज के कॉलम में 2019 में आपके सामने है 20%, यानी कि 3,000 15,000 का 20% है। इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय में गत वर्ष में 20% रहे। इसी प्रकार से 2020 के लिए जो अंतिम वैल्यू है टोटल एसेट 20,000, उसको 100 मान के उस वर्ष की अन्य सभी मदों के प्रतिशत निकाल लेंगे, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। CA 8,000 थी तो वो 40% है 20,000 का, FA 8,000 थी वो फिर 20,000 का टोटल एसेट का 40% है। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट 4,000 थे तो वो 20,000 का 20% है। इसी प्रकार 2021 में अगर कोई वैल्यूज हैं तो उनकी भी तुलना कर ली जाती है। तो वास्तव में कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज विश्लेषण की बात करें तो ये मुख्यतः लंबवत रूप से बनाया जा सकता है, परंतु ताकि कि अन्य कंपनियों से, उद्योगों से इसकी तुलना आसानी से की जा सके। परंतु इसको हम चाहें तो क्षैतिज रूप से भी इस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ को मापने के लिए कर सकते हैं। तो कॉमन साइज का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है। एसेट्स के सामान्य लायबिलिटीज में भी विश्लेषण का तरीका वही रहेगा। टोटल लायबिलिटीज को 100% मान के, जो आप देख रहे हैं रेड में, 2019 में 15,000 को 100% माना हुआ है। अन्य सभी मदों के प्रतिशत 20, 60 और 20 क्रमशः ज्ञात किए गए हैं। इसी प्रकार से अगर 2020 की बात करें तो 20,000 की टोटल को 100 माना गया है और इसके आधार पर क्रमशः 4,000, 10,000 और 6,000 को 20, 50 और 30% की गणना यहाँ पे की गई है कि टोटल लायबिलिटीज की तुलना में CL 20% है, प्रॉपराइटर्स फंड 50% है और डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन 30% है। और अंतर तुलना इसकी कंपनियों से या एक ही व्यवसाय की पिछले साल के आधार पर की जा सकती है। यहाँ आपके सामने एक कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट प्रदर्शित है, जिसमें आप देख रहे हैं पर्टिकुलर्स का एक खाना है और उसके बाद में अमाउंट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए, जैसे 2019, 2020 और 2021। और विश्लेषण के लिए वापस 3 खाने हैं कॉमन साइज परसेंटेज के रूप में, 2019 के लिए, 2020 के लिए, 2021 के लिए। यानी कि 2019 के जो अमाउंट हैं, जो मूल समांक हैं 2019 के, उनके आधार पर कॉमन साइज परसेंटेज 2019 के लिए ज्ञात किए गए हैं। जब ये हम प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं कॉमन साइज, तो इस समय 2019 के लिए 2020 और 21 की सूचनाओं का कतई उपयोग नहीं किया जाता है। नेट सेल्स को आपके सामने देखें, अगर 2019 की बात करें, ब्लू कॉलम जो आपके सामने प्रदर्शित है, नेट सेल्स अगर 20,000 2019 की है तो उसको मान लिया गया है कॉमन साइज परसेंटेज 100, और इस सेल्स के आधार पर व्ययों के, लागतों के द्वारा कितना अवशोषण कर लिया गया है ये ज्ञात किया जाता है प्रतिशत के तरीके से। ओपनिंग स्टॉक 2000 है, जो कि 20,000 सेल्स का 10% है। 2019 के कॉलम में आप देख रहे हैं ये प्रतिशत 10 दिख रहा है। 2000 में 20,000 का भाग दिया गया है और 100 से गुणा किया गया है, तो ये 10% कंप्यूट हो गया है। इसी प्रकार से परचेज देखें तो 15,000 है, इसी कॉलम में ऊपर ही ऊपर सेल्स 20,000 है, तो ये जो परचेज 15,000 है, सेल्स 20,000 का कितना प्रतिशत है, 15,000 बटा 20,000 इंटू 100 अगर हम करें, 15,000 divided by 20,000 multiplied by 100, it will come to 75%. You are seeing this in blue column, 2019 75%. Similarly, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, जो 20-25% हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कुल मिला के
5000 घटाने के उपरांत 2000 और 15000 के योग में से 12000 है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12000, उस सेल्स 20000 का कितना प्रतिशत है? 60%। या आप लास्ट कॉलम में ब्लू वाले कॉलम में देख रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 8000 हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12000 घटा दें अगर हम सेल्स 20000 में से, तो ग्रॉस प्रॉफिट 8000 है, जो कि सेल्स 20000 का 40% है। इसी प्रकार से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3000 अगर घटा दिए गए हैं तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5000 है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 5000 है वो सेल्स 20000 का 25% है। इसी प्रकार से बाकी के आइटम्स जो आप देख रहे हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो वास्तव में जब हम कंप्यूटेशन की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ष के कॉमन साइज परसेंटेज ज्ञात करने के लिए उसी वर्ष की लाभ हानि खाते की सूचनाओं को काम में लेते हैं और नेट सेल्स को 100 मान के बाकी व्ययों के प्रतिशत हम उस कॉलम में 2019 के कॉलम में लिख पाते हैं। इसी प्रकार से 2020 के लिए अगर मदें उपलब्ध हैं तो उन मदों के आधार पर 2020 के कॉमन साइज परसेंटेज, और 2021 की मदें उपलब्ध हैं तो 2021 के कॉमन साइज परसेंटेज हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं 2020 में 25000 की सेल्स को 100 मान लिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 12500 उस 25000 का 50% है। ये 2020 के कॉमन साइज परसेंटेज के कॉलम में दिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम 2021 का विश्लेषण करेंगे तो 30000 सेल्स जो है उसको 100 मान लिया गया है, और उसके आधार पर अन्य मदों ने कितना इसका अवशोषण किया है और शेष कितना प्रॉफिट रहा है ये ज्ञात किया जा सकता है। ये लंबवत तरीके से हमने कैलकुलेशन की है, लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसको हम लंबवत भी देख सकते हैं। किसी वर्ष में सेल्स की तुलना में अन्य मदों को, और क्षैतिज रूप से भी देख सकते हैं कि 2020 में 2019 की तुलना में क्या हुआ, या 2021 में 2020 की तुलना में क्या हुआ। तो वास्तव में कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते समय लंबवत रूप में प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं यद्यपि, लेकिन विश्लेषण का जब हम निर्वचन करें तो वो लंबवत या क्षैतिज दोनों में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार से कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना सकते हैं उसी कंपनी की तुलना के लिए, या इस कंपनी की किसी इसी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न दूसरी कंपनी से तुलना के लिए, या ओवरऑल इंडस्ट्री से तुलना के लिए कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाकर तुलना की जा सकती है, ताकि कि प्रॉब्लम से जुड़े हुए कारणों को ज्ञात किया जा सके और उनको ध्यान में रखकर उन पर नियंत्रण रखकर आने वाले समय में लाभ में बढ़ोतरी की जा सके। धन्यवाद।